हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबर बिना देरी के बताएंगे, जहां सबसे पहले बताएंगे जयशंकर जी ने की चीन के विदेश मंत्री से मुलाकात। एलएसी के मुद्दे पर सुना दी दो टुक, कह दी ऐसी बात, आप भी खुश हो जाएंगे दोस्तों। तो वहीं चीन ने बंद कराया तिब्बत का सबसे प्रसिद्ध स्कूल, उधर नक्शे दम पर मुकाबले की तैयारी में सीटीए। बताएंगे क्या है सबसे बड़ी खबर, आखिर चीन ने क्यों उठाया ये ऐसा कदम, तिब्बत के स्कूल को बंद करवा दिया गया है। तो वहीं पाकिस्तान से नेपाल और भूटान तक भारत को घेरने के बाद अब इस देश में भी घुस गया चाइना। अमेरिका ने दे दी चेतावनी दोस्तों। तो वहीं केशव मौर्य को हराने वाली पल्लवी पटेल से मिले सीएम योगी आदित्यनाथ जी। इस मुलाकात के बाद सियासी हलचल हुई तेज। तो वहीं दोस्तों बीएसएनएल का पत्ता साफ करने के लिए एक बार फिर से जियो ने यानी मुकेश अंबानी ने लॉन्च कर दिया सबसे सस्ता प्लान। 400 से भी कम में मिलेगा 1000 GB डेटा। बताएंगे दोस्तों रिचार्ज के प्लान बढ़ाने के बाद अब बड़ी जानकारी निकल कर सामने आई है राहत की। तो सारी जानकारियां बताएंगे, बस आप वीडियो अंत तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले देश भारत का पुरजोर समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। बात करें पहली बड़ी खबर की, जहां जयशंकर जी ने की चीन के विदेश मंत्री से मुलाकात। एलएसी के मुद्दे पर सुना दी दो टुक, कह दी ये बात। जी हां, विदेश मंत्री जयशंकर जी ने गुरुवार को अपने चीनी समकक्ष वांग ई से मुलाकात की। उन्होंने ये मुलाकात आसियान विदेश मंत्रियों की बैठक से इतर की, जिसमें उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों को स्थिर करने के लिए वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी और पिछले समझौतों का पूर्ण सम्मान सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता पर जोर दिया। इस महीने दूसरी बार मिले दोनों नेताओं ने सैनिकों को पीछे हटाने की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए सख्त दिशा निर्देश दिए जाने की आवश्यकता पर भी सहमति व्यक्त की। जयशंकर जी ने आसियान विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान वांग से मुलाकात के बाद सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट किया, जिसमें लिखा कि सीपीसी पोलित ब्यूरो सदस्य और चीन के विदेश मंत्री वांग इसे आज वियतनाम में मुलाकात की। हमारे द्विपक्षीय संबंधों को लेकर चर्चा जारी रही। सीमा की स्थिति निश्चित रूप से हमारे संबंधों की स्थिति पर प्रतिबिंब होगी। जी हां दोस्तों, उन्होंने कहा कि वापसी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए मजबूत मार्गदर्शन दिए जाने की आवश्यकता पर सहमति बनी है। तो वहीं आपको बता दें, लाओस में आसियान देशों के साथ जयशंकर जी की बैठक की वजह से भारत ने कौन सा नया संदेश दिया है पूरी दुनिया को। दरअसल उन्होंने विश्व में शांति और सुरक्षा कायम रहने के भारत के संदेश को अग्रसारित किया है कि भारत हमेशा से शांति और बातचीत को बढ़ावा देता आया है। तो दोस्तों वहीं आपको बता दें, चीन ने बंद कराया तिब्बत का सबसे प्रसिद्ध स्कूल। तो उधर चीन के एक्शन के बाद मुकाबले की तैयारी में सीटीए। बता दें, चीन और तिब्बत के बीच अक्सर एक जातीय और धार्मिक लड़ाई देखी गई है, जिसके बीच में हमेशा ही चीन तिब्बत के शहरों में किसी न किसी रूप में दखल देते हुए दिख जाता है। हाल ही में चीनी सरकार ने तिब्बती संस्कृति पर हमला बोलते हुए बड़ा कदम उठाया है, जिसके तहत तिब्बत के सबसे प्रसिद्ध स्कूल को बंद कराने का आदेश दिया गया है। जिसके बाद सीटीए प्रवक्ता ने चीन के सरकार पर आरोप लगाते हुए चीन से मुकाबले का आगाज किया है। चीन की सरकार ने हाल ही में तिब्बत के प्रसिद्ध स्कूल और गोलोग में पुरस्कार विजेता जिग्मे ग्याल्त्सेन नेशनलिटीज वोकेशनल हाई स्कूल को जबरदस्ती बंद करने का आदेश दिया है, जिसके बाद से कहा यह जा रहा है कि चीनी सरकार ने गलत आरोप लगाकर बंद स्कूल करवाए हैं और इस स्कूल की स्थापना 30 साल पहले साल 1994 में की गई थी। तिब्बती संस्कृति पर इस तरह से हमला करने को लेकर लोगों में काफी गुस्सा है। इन सभी के बाद अब तिब्बत ने चीन को टक्कर देने का फैसला किया और इसके लिए तिब्बत जल्द ही अपना नया नक्शा जारी करने की बात कह रहा है। चीन की सरकार का मुख्य उद्देश्य तिब्बत की संस्कृति को खत्म करना है, जिस पर तिब्बत का यह कदम बहुत भारी पड़ने वाला है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें 6 महीने के भीतर तिब्बत का नया नक्शा तैयार हो जाएगा। जी हां, सीटीए यानी कि सेंट्रल तिब्बतन एडमिनिस्ट्रेशन ने मीडिया से बातचीत में मैप को लेकर यह नई बात कही है, लेकिन चीन ने जिस प्रकार से तिब्बत के इस सबसे प्रसिद्ध स्कूल को बंद कराया है, यह दिखाता है कि कैसे चाइना तिब्बत की संस्कृति का विरोधी है और वो तिब्बत की संस्कृति को पचा नहीं पा रहा है। तो वहीं बता दें, आज कारगिल दिवस है और भारतीय सेना की शौर्य गाथा की यादें ताजा हो रही हैं, जब 527 जवानों की कुर्बानी के बाद फहराया गया था तिरंगा। दोस्तों आज पूरे देश ने उन वीर जवानों को याद किया जिन्होंने 25 साल पहले कारगिल युद्ध में अपनी जान की बाजी लगा दी थी। 26 जुलाई 1999 को भारतीय सेना ने विजय का प्रतीक बनाते हुए पाकिस्तानी सेना को पूरी तरह हराया था। इस दिन को हर साल कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिससे सम्मानित होती है उन बहादुर सैनिकों की यादें। कारगिल युद्ध में भारतीय सेना ने न केवल अपने जांबाज सैनिकों की ताकत को साबित किया, बल्कि दुनिया को भी दिखाया कि वो अपनी सुरक्षा को लेकर किसी भी स्थिति में तैयार है। ऐसे में कारगिल विजय दिवस पर आप लोग अपने भारतीय सेनाओं के लिए 2 अच्छी बातें जरूर कहिएगा दोस्तों। तो वहीं आपको बता दें, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट के लिए भारत को अभी और करना पड़ेगा। इंतजार विस्तार पर फंस गया है पेच। जी हां, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार और भारत की स्थायी सदस्यता के हवाले से कोई खास प्रगति नहीं हो रही है। संयुक्त राष्ट्र में 2 पूर्व भारतीय
राजदूतों का कहना है कि भारत समेत कई देशों के लगातार प्रयासों के बावजूद यूएनएससी में विस्तार की ओर कदम में ना उठाए जा रहे हैं। हालांकि दोनों पूर्व राजदूतों ने इस बात पर जोर दिया है कि भारत को इस दिशा में कोशिश जारी रखनी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र में इस वर्ष के भविष्य के शिखर सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र को रिबूट करने की योजना पर चर्चा करने के लिए 150 से अधिक विश्व नेताओं के आने की उम्मीद है। इस सम्मेलन से पहले विस्तार की दिशा में प्रगति न होना निराशाजनक है। जी हां, द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक यूएनएससी के विस्तार की दिशा में ठोस प्रगति के सवाल पर संयुक्त राष्ट्र में भारत की पूर्व स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने कहा कि 2023 के बाद से केवल संयुक्त राष्ट्र सुधारों पर अंतर सरकारी वार्ता प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी बनाने की दिशा में काम हुआ है। जी हां दोस्तों, तो वहीं आपको बता दें, पाकिस्तान से नेपाल और भूटान तक भारत को घेरने के बाद अब इस देश में भी घुस गया चीन। अमेरिका ने चेताया। जी हां, भारत की चौतरफा घेराबंदी करने के लिए चीन हर चाल चल रहा है जितना वो कर सकता है। जी हां, रणनीतिक रूप से दबाव बनाने के लिए अब तक चीन ने पाकिस्तान से लेकर नेपाल, भूटान और श्रीलंका के रास्ते भारत की घेराबंदी कर दी है, क्योंकि इन देशों को किसी न किसी प्रोजेक्ट का लालच देकर या कर्ज देकर चीन ने उनकी जमीन पर अपनी मौजूदगी तय कर ली है। अब चीन ने भारत पर अपना शिकंजा और अधिक मजबूत करने के लिए बांग्लादेश को अपना नया ठिकाना बनाना शुरू किया है। रणनीतिक रूप से यह भारत के लिए अच्छा संकेत नहीं है, लिहाजा अमेरिका ने भी चीन के इस कदम को लेकर चिंता जाहिर की है। साथ ही भारत को चीन की इस चाल के प्रति सतर्क भी किया है। अमेरिका ने कहा है कि वो बांग्लादेश में चीन की बढ़ती मौजूदगी की संभावना से चिंतित है। दक्षिण और मध्य एशिया मामलों के सहायक विदेश मंत्री डोनाल्ड लू ने मंगलवार को संसदीय सत्र के दौरान सांसदों से कहा कि हम बांग्लादेश में चीन की बढ़ती मौजूदगी की संभावना से चिंतित हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि बांग्लादेशी लोग इस मामले में बहुत जल्दबाजी ना करें और वो इसको लेकर काफी सावधान रहें। यानी कि अमेरिका ने बांग्लादेश को चेता दिया है कि तुम लोग सावधान रहो, वरना तुम्हारे साथ भी चाइना बहुत बड़ा खेला कर जाएगा। बहरहाल इस पर आपकी क्या राय होगी दोस्तों, तो मैं बता दें, बांग्लादेश हिंसा का MEA ने दिया बयान, कहा यह उनका आंतरिक मामला है, इस पर हम कोई कमेंट नहीं करेंगे। जी हाँ, जिस प्रकार से बांग्लादेश में आरक्षण के खिलाफ आंदोलन उग्र हो गया है, आंदोलन में अब तक 133 से ज्यादा लोगों की जानें जा चुकी हैं। पड़ोसी देश में बड़ी संख्या में भारतीय और छात्र फंसे हुए हैं। इसी बीच MEA ने एक बार फिर से बांग्लादेश की स्थिति से अवगत करवाया है। उन्होंने कहा कि हम बांग्लादेश की स्थिति से अवगत हैं और वहां के घटनाक्रमों पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। भारत देश में चल रही स्थिति को बांग्लादेश का आंतरिक मामला मानता है। दोस्तों, तो वही बता दें, 6 दशक पुरानी नीली मस्जिद को जर्मनी में क्यों किया गया बैन, ईरान से है इसका कनेक्शन आखिर। जर्मन पुलिस ने शिया इस्लामी संगठन पर कार्रवाई करते हुए देश में 50 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी की। इसके साथ ही इस्लामिक सेंटर हैम्बर्ग यानी कि IZH नाम के संगठन पर प्रतिबंध लगा दिया है। छापेमारी भी इस्लामिक सेंटर हैम्बर्ग से जुड़े ठिकानों पर की गई है। जर्मनी के आंतरिक मामलों के मंत्री नैन्सी फेजर ने अपने बयान में कहा कि प्रतिबंध के तहत 4 शिया मस्जिदों को बंद किया गया है। जर्मन पुलिस ने इस कार्रवाई में 6 दशक पुरानी शिया मस्जिद को भी बंद कर दिया है और इस मस्जिद को इमाम अल मस्जिद और ब्लू मस्जिद के नाम से जाना जाता है। जर्मन अधिकारियों के मुताबिक इस्लामिक सेंटर हैम्बर्ग ईरान के प्रॉक्सी ग्रुप हिजबुल्लाह से जुड़ा हुआ है। IZH पर आरोप है कि वे जर्मन में कट्टरवाद को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहा है। संगठन पर जर्मन के मुसलमानों में यहूदी विरोध की भावना को बढ़ाने का भी आरोप लगा है। जर्मनी ने 2020 में हिजबुल्लाह को आतंकी संगठन घोषित किया था और उससे जुड़े लोगों पर देश में पाबंदी लगा दी थी। तो वहीं बता दें, कमला हैरिस नहीं चला सकती हैं देश, क्योंकि वो ज्यादा ही उदार स्वभाव की है। आपको बता दें, आखिर डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी उपराष्ट्रपति को लेकर ये बयान क्यों दिया। दरअसल अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति और रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को कहा कि उपराष्ट्रपति कमला हैरिस देश में शासन करने के योग्य नहीं है। कमला हैरिस के संभावित उम्मीदवार बनने के बाद पहली बार अपनी चुनावी रैली को संबोधित करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने डेमोक्रेटिक प्रतिद्वंदी पर यह तीखा हमला किया। राष्ट्रपति बाइडेन ने पिछले हफ्ते ही राष्ट्रपति पद की चुनावी दौड़ से अपना नाम वापस ले लिया था, जिसके बाद कमला हैरिस के नाम का अनुमोदन किया था। कमला हैरिस अब संभावित डेमोक्रेटिक उम्मीदवार है और अगस्त में डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन में उन्हें आधिकारिक तौर पर पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार घोषित किया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि कमला हैरिस अमेरिकी इतिहास की सबसे उदार निर्वाचित राजनीतिज्ञ है। वो एक अति उदारवादी राजनीतिज्ञ है। वो बर्नी सैंडर्स से भी ज्यादा उदार है। पूर्व राष्ट्रपति ने आरोप लगाया, अगर वो कभी सत्ता में आई तो वो इस देश को बहुत तेजी से नष्ट कर देंगी, हम ऐसा नहीं होने देंगे। तो वहीं बता दें दोस्तों, आखिर बराक ओबामा क्यों नहीं चाहते कि राष्ट्रपति के लिए कमला हैरिस को उम्मीदवारी मिले। रिपोर्ट में हुआ है ये बड़ा खुलासा, आप भी जानकर रह जाएंगे हैरान। बता दें, पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अब तक कमला हैरिस के नाम पर मुहर नहीं लगाई है। खबरों की माने तो ओबामा ने इसके पीछे की वजह बताई है। वो क्या वजह है आपको बता दें। न्यूयॉर्क पोस्ट के मुताबिक ओबामा ने हैरिस को अब तक समर्थन इसीलिए नहीं किया है क्योंकि उन्हें नहीं लगता है कि वो रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप को हरा सकती हैं। बाइडेन परिवार से जुड़े एक सूत्र ने न्यूयॉर्क पोस्ट को बताया कि ओबामा बहुत परेशान
दुश्मन है क्योंकि उनका मानना है कि वो जीत नहीं सकती। सूत्र ने बताया कि ओबामा जानते हैं कि वो जीतने में सक्षम नहीं है। बॉर्डर जार जो कभी सीमा पर नहीं गई कहती है कि सभी प्रवासियों को खतरों के बारे में पता होना चाहिए, वो अपने सामने आने वाली मुश्किलों से बच नहीं सकती। अब ऐसे में दोस्तों हमारा सवाल इसको लेकर आपसे है कि क्या कमला हैरिस कैपेबल है राष्ट्रपति बनने के लिए? क्या वो अमेरिका को संभाल पाएगी? हाँ या ना में जवाब देना मत भूलिएगा। बस आप इस बात को ध्यान में रखिएगा कि वो भारतीय मूल की है और भारत मूल का कोई भी व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। तो वहीं आपको बता दें, अमेरिका ने रूस से रिश्तों पर भारत को दिया ज्ञान, विदेश मंत्रालय ने सुना दी वहीं के वहीं खरी की खरी। जी हाँ, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 जुलाई 2024 को रूस दौरे पर गए थे, जिसको लेकर अमेरिका ने एक बार फिर सवाल खड़ा किया है। अमेरिकी संसद में कार्यवाही के दौरान असिस्टेंट सेक्रेटरी डोनाल्ड लू ने रूस दौरे की टाइमिंग को लेकर सवाल खड़ा किया। डोनाल्ड लू की टिप्पणी पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि हमें यह समझना चाहिए कि भारत का रूस के साथ पुराना संबंध है जो एक दूसरे के हितों पर आधारित है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि इस दुनिया में सभी देशों को यह आजादी है कि वो किसके साथ अपना संबंध रखेगा। इससे हर किसी को सचेत रहना चाहिए और साथ ही इसकी सराहना भी करनी चाहिए। डोनाल्ड लू ने इस बात पर सहमति जताई कि भारत सस्ते हथियारों के लिए रूस पर निर्भर है। उन्होंने कहा कि भारत रूस से गैस खरीदता है और उस पैसे का इस्तेमाल यूक्रेन में लोगों की जान लेने के लिए खर्च किया जा रहा है। इसी को लेकर विदेश मंत्रालय ने जवाब दिया है। दोस्तों तो वहीं आप क्या जवाब देंगे बताइएगा जरूर। तो वहीं बता दें, खालिस्तान समर्थक अमृतपाल की रिहाई क्यों चाहती है कांग्रेस पार्टी? चन्नी के बयान ने मचा दिया सियासी बवाल। बता दें, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेसी सांसद चरणजीत सिंह चन्नी ने अमृतपाल सिंह संधू को लेकर जो बयान दिया उसे लेकर राजनीति गर्मा गई है। जिस खालिस्तान का सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस को उठाना पड़ा, जिस खालिस्तान की वजह से प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या तक हो गई, अब उसी खालिस्तान के समर्थक और वारिस पंजाब दे के चीफ अमृतपाल सिंह के समर्थन में कांग्रेस खुलकर उतर आई है। अमृतपाल सिंह खालिस्तान के समर्थक और खुलेआम खालिस्तान की वकालत करते रहे हैं। पंजाब के लोगों के बीच खासे लोकप्रिय हैं और दुनिया उन्हें दूसरा जनरल सिंह भिंडार वाला कहते हैं। खालिस्तान के प्रति कट्टरता और पंजाब में हुई हिंसा की वजह से ही राष्ट्रीय सुरक्षा कानून बोले तो एनएसए के तहत उन्हें गिरफ्तार किया गया। 23 अप्रैल 2023 को गिरफ्तार होने के बाद से ही अमृतपाल सिंह संधू असम की डिब्रूगढ़ जेल में बंद है। जेल में बंद रहने के दौरान ही अमृतपाल ने पंजाब की खडूर साहिब सीट से निर्दलीय लोकसभा का चुनाव जीता। जेल से आकर सांसद की शपथ लेकर अमृतपाल सिंह को फिर से जेल भेज दिया गया। लेकिन कांग्रेस को इससे परेशानी है कि कैसे इस खालिस्तानी के लीडर खालिस्तानी सपोर्टर को जेल में डाला गया। तभी तो कांग्रेस के जालंधर से सांसद चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा है कि अमृतपाल सिंह पर जबरदस्ती एनएसए लगाया गया। सांसद चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि बीजेपी आपातकाल के आरोप लगाती है, लेकिन देश में तो अभी अघोषित आपातकाल लागू है। जब एक निर्वाचित सांसद पर एनएसए लगाकर उन्हें जेल में डाल दिया गया है और वे अपने क्षेत्र के लोगों का प्रतिनिधित्व कर नहीं पा रहे हैं। ये बोल हैं दोस्तों चरणजीत सिंह चन्नी के, कांग्रेस पार्टी के नेता चन्नी के, जो खुलेआम संसद में खालिस्तानी लीडर अमृतपाल का सपोर्ट करते नजर आए। इस पर आपकी राय तो बनती है दोस्तों, क्या कहेंगे आप लोग? तो वहीं बता दें, ऑपरेशन सर्प विनाश 2.0 को लेकर भारतीय सेना के सामने यह चुनौतियां, फिर भी कम नहीं हो रहा जवानों का हौसला। दोस्तों इंडियन आर्मी आतंकियों का सफाया करने के लिए ऑपरेशन सर्प विनाश चला रही है। ऐसे में इंडिया टीवी सेना के साथ हिल काका की पहाड़ियों पर पहुंचा, जहां इंडिया टीवी ने ऑपरेशन सर्प विनाश के सामने खड़ी चुनौतियों के बारे में समझने की कोशिश की। ये पहाड़ियां हैं करीबन 15,000 फीट ऊंची है। इसके अंदर हजारों की संख्या में गुफाएं हैं, डोग है और उसके अंदर अंडरग्राउंड बंकर भी है। इस समय पूरी लड़ाई आतंकियों के साथ जंगल वारफेयर की है। इसके तहत बदलवा, डोडा, किश्तवाड़, राजौरी और पुंछ के इलाकों में करीबन 150 किलोमीटर तक भारतीय सेना का ऑपरेशन सर्प विनाश 2.0 जारी। ऐसे में इंडियन आर्मी को आप लोग इसके लिए ऑल द बेस्ट अवश्य कहिएगा। तो वहीं बता दें, भारतीय नौसेना की इतनी तारीफ क्यों कर रहा है? चीन जिनपिंग के राजदूत ने कहा, हम सराहना करते हैं। जी हाँ, चीन ने भारतीय नौसेना की जमकर तारीफ की है। ये तारीफ जीवन और मौत से जूझ रहे एक चीनी नागरिक की जान बचाने को लेकर की जा रही है। ये चीनी नागरिक चीन से रवाना हुए एक मालवाहक पोत का क्रू मेंबर था। भारत के अपतटीय क्षेत्र से गुजरते समय ये नागरिक गंभीर रूप से घायल हो गया था, जैसा कि हमने आपको ये कल खबर बताया था। लेकिन आज दोस्तों उस चीनी को बचाने के लिए भारतीय नौसेना की जमकर तारीफ की है। दोस्तों चाइना ने, चीन के राजदूत ने, भारत में चीनी राजदूत शू फेईडोंग ने ट्वीट करके लिखा कि हम भारतीय नौसेना द्वारा चीनी चालक दल के सदस्य को आपातकालीन चिकित्सा बचाव प्रदान करने के लिए अत्यधिक सराहना करते हैं। अब चीनी नागरिक का अनुवर्ती उपचार किया जा रहा है। चीन और भारत में लोग पहले और जीवन पहले समान दर्शन है। तो वहीं बता दें दोस्तों, म्यांमार की सेना को बहुत बड़ा और तगड़ा झटका। विद्रोहियों ने चीन सीमा पर क्षेत्रीय सैन्य मुख्यालय कब्जाया। जी हाँ, म्यांमार में जारी गृह युद्ध में विद्रोहियों के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। विद्रोहियों ने दावा किया है कि उन्होंने चीन की सीमा के पास एक प्रमुख क्षेत्रीय सैन्य मुख्यालय पर कब्जा कर लिया है। इसे म्यांमार की सेना
सेना के लिए एक बड़ी हार माना जा रहा है, जो वर्षों से व्यापक विद्रोह को रोकने के लिए संघर्ष कर रही है। म्यांमार नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस आर्मी ने कहा कि उसने सरकारी सैनिकों के साथ 23 दिनों की लड़ाई के बाद चीनी सीमा से लगभग 120 किलोमीटर बोले तो 75 मील दूर उत्तरी शान राज्य में रणनीतिक शहर लैशियो पर कब्जा कर लिया है। MNDAA ने सोशल मीडिया पर अपने मुखपत्र के जरिए साझा किए गए बयान में कहा कि हमारी सेना ने एक निर्णायक जीत हासिल की है और अब शेष दुश्मन सैनिकों को हटा रही है। तो वहीं दोस्तों बता दें, अमेरिकी संसद में इजरायली पीएम के संबोधन का कई सांसदों ने किया बहिष्कार, हजारों लोग विरोध में सड़कों पर उतरे। जी हां, इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिकी संसद को बुधवार को संबोधित किया। उनके भाषण का कुछ शीर्ष सांसदों ने बहिष्कार किया। वहीं हजारों लोगों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए देश की राजधानी वॉशिंगटन की ओर मार्च किया। उन्हें रोकने के लिए पुलिस ने मिर्च स्प्रे का भी इस्तेमाल किया। नेतन्याहू ने अपने संबोधन के दौरान गाजा में जारी युद्ध का बचाव किया और अमेरिकी प्रदर्शनकारियों की निंदा की। उन्होंने 9 महीने से जारी युद्ध में पूर्ण विजय होने तक इसे जारी रखने का संकल्प लिया। उन्होंने हमास के खिलाफ जंग में अमेरिका की ओर से दी जा रही मदद को बढ़ाने का अनुरोध किया है। इजरायली पीएम ने कहा कि अमेरिका और इजरायल को एक दूसरे के साथ खड़ा होना चाहिए। जब हम एक साथ खड़े होते हैं तब सचमुच कुछ बड़ा होता है। हम जीतते हैं, वे हारते हैं। नेतन्याहू ने अमेरिका की राजधानी के निकट सड़कों पर हो रहे प्रदर्शनों की ओर इशारा करते हुए इजरायल के विरोधियों को फायदा पहुंचाने वाला बताया। तो वहीं बता दें, ग्रीस अमेरिका में फाइनल हुई F-35 डील तुर्की को बड़ा झटका, मुंह ताकते रह गए खलीफा एर्दोगन। जी हां, ग्रीस और अमेरिका में F-35 लड़ाकू विमानों की डील लगभग फाइनल हो गई है। ग्रीस की सरकार जल्द ही अमेरिका को हस्ताक्षरित स्वीकृत पत्र यानी LOA भेजने वाली है, जो F-35 फाइटर जेट के लिए खरीद समझौते को पुख्ता करेगी। स्वीकृति पत्र को रक्षा मंत्रालय से आधी रात तक अमेरिकी सरकार को भेज दिया जाएगा। हेलेनिक एयरफोर्स शुरुआत में 3.47 बिलियन यूरो की कुल कीमत पर 20 F-35 फाइटर जेट खरीदेगी। इसे पड़ोसी देश तुर्की के लिए सबसे बड़ा झटका माना जा रहा है। तुर्की F-35 के विकास में अमेरिका का भागीदार था, लेकिन रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम की खरीद के कारण इसे उस प्रोग्राम से बाहर कर दिया गया था। दोस्तों वहीं आपको बता दें, अंतरिक्ष में फंसी रहेंगी सुनीता विलियम्स। नासा ने कहा अभी वापसी की कोई तारीख तय नहीं की गई है। जी हां, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने बताया है कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर फंसे अंतरिक्ष यात्रियों के लिए अभी कोई भी वापसी तिथि निर्धारित नहीं की गई है। सुनीता विलियम्स और बुच बिलमोर जून से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर फंसे हुए हैं। ये दोनों अंतरिक्ष यात्री बोइंग स्टार लाइनर नाम के एक कमर्शियल स्पेस क्राफ्ट पर सवार होकर फ्लोरिडा के केप कैनावेरल स्पेस फोर्स स्टेशन से 5 जून को अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन पहुंचे थे। तो वहीं आपको बता दें, केशव मौर्य को हराने वाली पल्लवी पटेल से मिले सीएम योगी आदित्यनाथ जी। इस मुलाकात के बाद सियासी हलचलें हुई तेज। जी हां, 10 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव से ठीक पहले उत्तर प्रदेश की राजनीति गरमाई हुई है। तो वहीं अब सिराथू सीट से अपना दल की नेता और सपा विधायक पल्लवी पटेल ने यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है। दोनों नेताओं के बीच ये मुलाकात करीब 20 से 25 मिनट तक चली। सीएम योगी आदित्यनाथ से पल्लवी पटेल की ये मुलाकात काफी महत्वपूर्ण बताई जा रही है, क्योंकि 2022 के विधानसभा चुनाव में सिराथू सीट से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को पल्लवी पटेल ने करीब 12,000 वोटों से हराया था। वहीं पल्लवी पटेल और सीएम योगी जी की इस मुलाकात के बाद यूपी की सियासी हलचलें तेज हो गई हैं। दरअसल ये मुलाकात ऐसे वक्त हुई जब यूपी बीजेपी के अंदर अंदरूनी गुटबाजी की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। खबर के मुताबिक पल्लवी पटेल ने 24 जुलाई को देर शाम को अपने पति के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की थी। इस मुलाकात के बाद उन्होंने औपचारिक तौर पर कहा था कि अपनी विधानसभा सिराथू के लिए मिली थी। तो वहीं बता दें, दोनों नेताओं की इस मुलाकात के मायने ढूंढे जा रहे हैं। ऐसा माना यह जा रहा है कि पल्लवी पटेल जल्द ही बीजेपी का दामन थाम सकती है। पिछड़े वर्ग से आने वाली पल्लवी को केशव प्रसाद मौर्य की भारतीय जनता पार्टी में काट के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो आने वाले वक्त पर ही पता चल पाएगा। तो दोस्तों बता दें, जेल का बजट बढ़ा दो, अगला नंबर तुम्हारा है। जी हां, संसद में बीजेपी पर बरसे संजय सिंह। जी हां, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने गुरुवार को भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर रक्षा, कृषि, स्वास्थ्य और ऊर्जा के साथ ही जेल के बजट में भी कटौती करने का आरोप लगाया। उन्होंने सरकार से कहा है कि वो कम से कम जेल का तो बजट बढ़ा दे, क्योंकि जेल जाने के लिए अगला नंबर सत्ता पक्ष के लोगों का आने वाला है। उनकी इस बात पर सभापति धनखड़ ने कहा कि यह बहुत ही मार्मिक अपील है। संजय सिंह ने यह बात राज्यसभा में आम बजट 2024-25 पर चर्चा में भाग लेते हुए कहा। उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सहित विपक्ष के अन्य नेताओं को पकड़कर जेल में डालने का दावा करते हुए आरोप लगाया है कि सरकार का मकसद ऐसे मामलों में न्याय दिलाना नहीं है। तो दोस्तों, संजय सिंह के इस बयान पर आपकी क्या राय होगी अवश्य बताइएगा। तो वहीं बता दें, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव का उत्तराधिकारी कौन होगा? यादव का कटा पत्ता इस बिरादरी से बनेगा नेता प्रतिपक्ष। दरअसल लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के शानदार प्रदर्शन के बाद यूपी में अखिलेश यादव का मनोबल बढ़ गया है। इस चुनाव में उनका पिछड़े, दलित एवं अल्पसंख्यक बोले तो पीडीए का फार्मूला काम कर
गया, जिससे सपा के खाते में 37 सीटें आई हैं। अब उनकी नजर यूपी विधानसभा उपचुनाव पर टिकी है। इससे पहले उनके सामने विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष चुनने की बड़ी चुनौती है। ऐसे में अखिलेश यादव पीडीए के तहत किसी विधायक को विधानसभा में अपना उत्तराधिकारी बना सकते हैं। चर्चा है कि नेता प्रतिपक्ष यादव बिरादरी से नहीं होगा। लोकसभा चुनाव से पहले तक सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष थे। तो वहीं आपको बता दें, उधर बीजेपी को जल्द मिल सकता है कार्यकारी अध्यक्ष, किसी भी वक्त हो सकता है ऐलान। जी हां, भारतीय जनता पार्टी के अगले कुछ दिनों में नया कार्यकारी अध्यक्ष मिल सकता है, जो मौजूदा अध्यक्ष जेपी नड्डा की जगह लेगा। जल्द से जल्द इसका ऐलान हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक 1 अगस्त से पहले बीजेपी अपने नए कार्यकारी अध्यक्ष का ऐलान कर सकती है। हालांकि अध्यक्ष पद के चुनाव होने में अभी वक्त है। सूत्रों के मुताबिक इस साल नवंबर दिसंबर में बीजेपी अध्यक्ष पद का चुनाव हो सकता है, तब तक कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति की जा सकती है। तो वहीं बता दें, जियो के इस प्लान ने लौटाई खुशी। 90 दिन की वैलिडिटी के साथ मिलेगा 20 GB डेटा एक्स्ट्रा। जी हां, जियो देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी है। रिचार्ज प्लान इतने महंगे हो चुके हैं कि आज कल यूजर्स सस्ते और लंबी वैलिडिटी वाले प्लान तलाश रहे हैं। अगर आपको भी इसी प्लान की तलाश थी तो आपके लिए आज बड़ी काम की खबर है। दरअसल कंपनी ने कई प्लान्स को पोर्टफोलियो से हटा दिया है। हालांकि जियो के पास अब भी कई सारे ऐसे प्लान मौजूद है जिससे यूजर्स को बेहतरीन ऑफर्स मिल रहे हैं। बता दें, जियो के पास 899 रुपए का एक धासु प्लान मौजूद है। इसमें यूजर्स को कई सारे गजब के ऑफर्स मिलते हैं। इस प्लान में कंपनी ग्राहकों को 90 दिन की वैलिडिटी ऑफर कर रही है। ऐसे में अगर आप एक सस्ते प्लान में लंबी वैलिडिटी तलाश रहे हैं तो आपके लिए ये प्लान बेस्ट हो सकता है। आप 90 दिन तक किसी भी नेटवर्क में बिना टेंशन के अनलिमिटेड फ्री कॉलिंग कर पाएंगे। जी हाँ, बाकी इससे भी सस्ते प्लान हैं। बहरहाल ये थी अभी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। थोड़ी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। मिलता अगली बड़ी खबर में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।